विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। हम शुरू कर रहे हैं आज की 16वीं क्लास, जो कि जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है। दोस्तों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो अब से पहले 10-10, 15-15 परीक्षाओं में आ चुके हैं। यदि इन प्रश्नों की लिस्ट आप बनाएंगे तो और इन्हें याद करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रश्न आपके पेपर में फंसेंगे। अब तक करा चुके हैं हम 15 वीडियोज। ये है हमारी 16वीं वीडियो। यहाँ पर लिखा है 16। अगर आप चाहते हैं सारी वीडियोस देखना तो हमारे चैनल पर वॉच लिस्ट में जाइए, वहां पर पूरी की पूरी 15 वीडियोज अभी तक पड़ी हुई है। हम करते हैं 16वीं वीडियो की शुरुआत। ये सीरीज हमारी है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी के लिए, एसएससी की तमाम परीक्षाओं के लिए, जिनमें हम आपकी मदद कर रहे हैं कि आप कर पाएंगे अधिक से अधिक स्कोर। आइए, निर्माण में पढ़ाई जा रही जीके का आनंद लीजिए और देखिए कि किस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं ये वीडियो। एक यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है सबसे नीचे, ये लिखा है इडुक्की बांध। तो इडुक्की बांध जो है, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इडुक्की बांध है केरल में। केरल जो राज्य है भारत में दक्षिण में है। इडुक्की बांध केरल में है। और ये कौन सी नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है। केरल में है एक नदी जिसका नाम है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी पर है। जो पेरियार नदी है ये केरल में बहती है। ये कहां पर गिरती है? ये नदी गिरती है अरब सागर में। अरब सागर में, अरब सागर में आपको मालूम होगा केरल में एक झील है वेम्बानड झील। वेम्बानड झील है केरल में। तो ये वेम्बानड झील में गिरती है, अर्थात इसका भी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। वेम्बानड झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध झील है, दक्षिण भारत की झील है। वेम्बानड झील कहां पर है? केरल में है। केरल में कौन सी नदी गिरती है? पेरियार नदी। पेरियार नदी कहां गिरती है? अरब सागर में। इसका मतलब वेम्बानड झील जो है अरब सागर से संबद्ध है, अरब सागर के बिल्कुल समीप है। और क्या जान सकते हैं आप इसके बारे में? पेरियार जल विद्युत परियोजना भी इसी पर है। एक प्रश्न आता है मुल्ला पेरियार, तो आप ये क्वेश्चन और याद रखें, मुल्ला पेरियार परियोजना कौन सी नदी पर है? मुल्ला पेरियार परियोजना देख लीजिए, क्या ध्यान से लिख लीजिए इसे। मुल्ला पेरियार परियोजना कौन सी नदी पर है? ये रही मुल्ला पेरियार परियोजना। ये कौन सी नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है। कौन से राज्य में है? ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है पेरियार नदी, उसी पर है इडुक्की बांध, केरल में बनाया गया है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। आपको कैसा लगा? यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दीजिए एकदम। यदि आप किसी ग्रुप में हैं, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 25वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। यही तरीका है हमारा वीडियो करने का। जरा देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे चांद पर। क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला व्यक्ति दुनिया का जिसने चांद पर कदम रखा, उस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये याद रखना है। कौन से दिन रखा? तो 16 जुलाई को। उत्तर हो गया 16 जुलाई। जुलाई अर्थात 7वां महीना। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा तथा ये चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। तो अब बात ये रहती है, ये कौन से देश के थे? ये यूएसए के रहने वाले थे, यूएसए के नागरिक थे। दूसरा जो व्यक्ति था, इनके बाद जो दूसरे व्यक्ति ने चांद पर कदम रखा, ये भी प्रश्न में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है। उसका नाम था एडविन। उसका नाम था एडविन एल्ड्रिन। ये क्वेश्चन भी आपको लिख लेना है। एडविन एल्ड्रिन ये दूसरा व्यक्ति था जिसने चांद पर कदम रखा था। याद रखना है। ये किस विमान में वहां पर गए थे? मेरी जानकारी में ये भी प्रश्न 1-2 बार आ चुका है। विमान का नाम था सोयूज। ये सोयूज विमान में चांद पर गए हुए थे। सोयूज विमान पर, सोयूज विमान के द्वारा जो वहां पर जिसने इन्हें लैंड कराया था उसका नाम था सोयूज। इस प्रोग्राम का क्या नाम था? अपोलो 11। याद रखना है, अपोलो 11 इस प्रोग्राम का नाम था। सोयूज यान का नाम था, अपोलो 11 प्रोग्राम का नाम था। एडविन एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति था। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसने 16 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा। और एडविन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं
ये यूएसए के निवासी थे, यूएसए के इनके पास यूएसए की राष्ट्रीयता थी। सब ठीक नज़र आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए जल्दी से। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या हो चुकी है अभी 395। मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कर दीजिए, 400 से ऊपर पहुंचवा दीजिए कल तक, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। ये यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो प्लीज, लाइक से हौसला बढ़ता है। अगर आपको काम हमारा अच्छा लग रहा है, जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक ठोक दीजिए। चलो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? ये लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय है द हेग में। इस न्यायालय में 15 जज होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल होता है। इसमें जो जज जाता है वो 9 साल के लिए जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, इस न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सन 1946 में हुई थी। ये याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। बात खत्म हो गई। ये छोटी छोटी चीजें आप नोट कर लीजिए, इनको याद करते जाइए, आपकी जीके एक दिन उड़ान भरेगी। हमारा दावा एक बार यकीन कर देखिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, उनसे जरा आइडिया लीजिए। केवल मुझसे 30-35 मिनट की वीडियो होगी, रोज एक 30-35 मिनट की वीडियो देखिए और 30-20-25 वीडियोस देख लीजिए एक बार, और फिर देखना आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। इन वीडियोज से अक्सर पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, वहीं से हमने प्रश्न उठाए। आगे देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना था? 1954 में। बस 2 ही पॉइंट हैं इसमें, ये बात खत्म हो गई, इसे मिटा देते हैं। देखिए यहां पर अगली बात लिखी हुई है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। याद रखना है, इसी की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक है। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। परमाणु संरचना एक और यहां पर लिख देते हैं, आपको ये चीज भी याद कर लेनी चाहिए। परमाणु संरचना की खोज किसने की? पता किसने लगाया? ठीक है, तो इसकी खोज की थी नील्स बोर। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील्स बोर। और इनके साथ था रदरफोर्ड। न्यूल्स बोर और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चैडविक, ठीक है, चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन लिख लेना, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो देख लीजिए हमने कितनी चीजें लिखी। डायनामाइट के साथ 4 चीजों की और जानकारी हमने ली। यदि आपको ये याद है तो आप एक बार लिखकर भेज दीजिए कि ये याद था। यदि याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, याद है तो भी रिवाइज कर लीजिए, नहीं था तो नोट्स बना लीजिए, यदि याद है तो भी नोट्स बना लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब बात आ गई उपसौर क्या है। देखिए उपसौर वह अवस्था है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, उपसौर वह अवस्था है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, उस अवस्था को कहते हैं उपसौर। और उपसौर कब होता है? उपसौर होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। एक घटना होती है अपसौर। अपसौर का मतलब क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी
ये कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को, गर्मियों में होती है। अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर, और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। ये पेपर में आते रहते हैं निरंतर निरंतर निरंतर। चलो मिटा देते हैं इसे, आगे इसी तरीके से आप करते रहिए। आगे गांधी जी के बारे में इतिहास का प्रश्न, और ये प्रश्न है दांडी मार्च के बारे में। देखिए दांडी मार्च, गांधी जी ने, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नमक मार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नमक मार्च भी कहते हैं। ये कब हुआ था? सन 1930 में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। ये याद रखना है, 12 मार्च को शुरुआत हुई थी, 6 अप्रैल तक ये पैदल चले थे गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ। ठीक है, 78 समर्थक थे गांधी जी के, 78 समर्थक थे। दूरी थी 385 किलोमीटर, दूरी थी 385 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। और कितने दिन तक चले थे? 24 दिन तक ये लोग चलते रहे थे। और वहां पर जाकर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा, जिसे नमक मार्च कहते हैं। दांडी मार्च इसलिए आयोजित किया गया था, नमक का कानून तोड़ा था गांधी जी ने जाकर। अंग्रेज नमक पर टैक्स लगाते थे, गांधी जी नमक का कानून तोड़ा। और इसके द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इसके द्वारा, इसके माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। कब किया गया था? 1930 में ही किया गया था। 1930 में ही दांडी मार्च हुई थी। इसकी ऐसी छोटी छोटी चीजों के आप नोट्स बना लेना। अगर मैंने जो कुछ बोला है उस भाषा से कुछ पसंद आया है तो वो भी लिख लेना। कितने साथी थे, कितने किलोमीटर, कितने दिन, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, दांडी मार्च। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक सत्याग्रह, नमक मार्च 1930 में ये घटना हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो कितनी चीजें की हमने, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें की हैं एक चीज के बारे में। चलिए 19वां क्वेश्चन हो गया, अर्थात 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है आरबीसी का बढ़ना। ठीक है, यदि किसी के शरीर में आरबीसी बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया वह घटना कहलाती है यदि आरबीसी बढ़े। याद रखना है, यदि आरबीसी शरीर में बढ़ेगी तो कैंसर बन जाता है। ये भी आप याद रखना, आरबीसी बढ़ने का प्रभाव क्या होता है? कैंसर बन जाता है। आरबीसी कम होने का मतलब क्या होता है? आरबीसी कम होने का मतलब होता है खून की कमी। आरबीसी होने का मतलब होता है एनीमिया। आरबीसी कम होने का मतलब होता है शरीर में लोहे की कमी। प्रश्न आता है कि गर्भवती महिलाओं को किसकी गोलियां देते हैं? तो वो लोहे की गोलियां देते हैं या मतलब आयरन की गोलियां दी जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा। तो देखिए बात करते हैं आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, एक शब्द इसमें आता है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया ये क्या होता है? थैलीसीमिया होता है रक्त कैंसर। रक्त कैंसर, थैलीसीमिया होता है रक्त का कैंसर। ठीक है, और आरबीसी की संख्या किससे नापी जाती है? आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से नापी जाती है। मुझे लगता है ये ठीक हो गया होगा। आरबीसी का काम क्या है? अब मैं ये काम देता हूं, यदि आपने हमारी वीडियोस पढ़ी हैं पहले तो आप मुझे बताइए कि आरबीसी का शरीर में काम क्या है, मुख्य काम क्या है आरबीसी का। आरबीसी की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, मुख्य काम बताइए आप आरबीसी का। ठीक है, तो देखिएगा और अपना नाम लिखकर भेज देना। जहां पर आप कमेंट करो नाम लिखकर भेज देना कि आरबीसी का यह काम है। यदि आरबीसी के बारे में और कुछ 2 4 6 लाइन आप जानते हैं तो उसको भी लिखकर भेजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और फिर आपको कमेंट भेजूंगा। फोन नंबर मत लिखना। देखिए आरबीसी पढ़ना, ठीक है, और आरबीसी की कमी से क्या होता है ये सब मैंने करा दिया, ये सब का सब मैंने करा दिया। देखिए हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन एक प्रोटीन है। पहली बात तो आप ये समझें हेपेरिन क्या है। हेपेरिन एक प्रोटीन का नाम है। हेपेरिन एक प्रोटीन का नाम है, ये याद रखना। इसका काम क्या है? इसका काम है नसों में
रक्त जमने से रोकना, नसों में रक्त को नहीं जमने देता है हेपेरिन। बात खत्म हो गई, इतना ही करना है इस हेपेरिन के बारे में। क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आता रहता है। अब आ गया बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन, डेंगू क्या है। डेंगू के बारे में हमको क्या जानना है। डेंगू वायरस से होता है, क्या नाम है, इसको कहते हैं अर्बो वायरस। इसका नाम है, डेंगू का नाम है अर्बो वायरस। डेंगू का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि डेंगू में ऐसा बुखार आता है जिससे शरीर में दर्द होता है। ये किससे फैलता है, ये किससे फैलता है, ये एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। ये एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है ये। और अर्बा वायरस से हड्डी तोड़ बुखार है। ये मच्छर जो है, ये मच्छर दिन में काटता है, ये भी याद रखना है, दिन में काटता है ये मच्छर। ये मच्छर कब काटता है, दिन में काटता है ये। और याद रखना है डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है। वायरस को कहते हैं विषाणु। डेंगू विषाणु से होता है। किससे होता है, डेंगू विषाणु से होता है। और एक चीज और लिख लीजिए, अलग से मैं लिखवा देता हूँ, मलेरिया किससे होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ। तो आप अगर कहीं पर आपने लिस्ट बना रखी है डेंगू से, वायरस से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, तो वहां पे लिख लेना डेंगू होता है वायरस से, विषाणु से। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए 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 और देखिए यहाँ से आगे देखिए। क्वेश्चन ये है कि पाक जल संधि कहां पर है। आप मुझे लिखकर बताइए कि पाक जल संधि कहां पर है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। कैसी लगी शायरी आपको, अच्छी? तो ठीक है, हम लिख कर भेजिए। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है पाक जल संधि कहाँ पर है। देखिए वैसे मन कर यार, मन बड़ा उदास हो रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक है। पाक जल संधि कहाँ पर है, तो पाक जल संधि जो है, नाम तो लग रहा है जैसे पाकिस्तान से संबंधित होगा, परंतु ये है भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच में, समुद्र में। बात खत्म हो गई, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, हमने कर लिया, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर देख लीजिए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा जो है ये कब खींची गई थी। मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1814 में। इस 1814 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा, और ये भारत एवं चीन के बीच में है। ये रेखा किस किस के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। ये तो आपको पता होगा, परंतु मैंने बता दिया है 1814 में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। अगली जान सकते हैं हम डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। इस रेखा को खींचा गया था 1896 में खींचा गया था। ये है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये भी आप लिख लेना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है ये। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत, ये 1947 में खींची गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ठीक है, ये सब कुछ चीज हो गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। मिटा देते हैं इस चीज को और अगले प्रश्न पर आते हैं। जो अगला प्रश्न है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है।
तथा न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। जेट दो सिद्धांत होते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और दूसरा है न्यूटन का तीसरे नियम भी लिख लेना। यहाँ पर है राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक साल के अंदर किसी देश के द्वारा उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप ये लिख लेना, मैं पिछली वीडियो में भी लिखवा चुका हूं। आर्थिक विकास बढ़ने पर तीसरा क्षेत्र बढ़ता है। आर्थिक विकास बढ़ने पर तीसरे क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, योगदान बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है तीसरे क्षेत्र का योगदान। चलो तीसरा क्षेत्र क्या होता है ये मैं बता देता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। तीन अर्थव्यवस्था के किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं देखो मैं बता देता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र इसे कहते हैं प्राइमरी क्षेत्र। एक होता है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। एक होता है तीसरा जिसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको तो कहते हैं कृषि, कृषि प्राथमिक क्षेत्र को ये भी याद रखना, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं सेवा। सेवा क्या है? जैसे बैंक सेवा है, LIC सेवा है, रेलवे सेवा है, परिवहन सेवा है, होटल सेवा है, इस क्षेत्र को सेवा कहते हैं। ठीक है। और क्या है? यातायात सेवा है, यात्रा सेवा है। ठीक है। तो जब आर्थिक विकास बढ़ता है तो तीसरे क्षेत्र का योगदान सबसे तेजी के साथ बढ़ता है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे तेजी के साथ बढ़ता है। हम कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो। हमने आपको सुनाई एक गजल, वो गजल आपको कैसी लगी लिख के भेजना, लाइन याद हो तो लाइन भी लिख देना। चलो देखिए, हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास है कहाँ? हौज खास है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। ये कब सुल्तान बना था? ये बना था 1296 में, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए? इसने बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। बाजार नियंत्रण इसने शुरू किया था। और इसने क्या शुरू किया था? नगद वेतन। ये पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन शुरू किया था। ये पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना को रखना शुरू किया था। ये पहला सुल्तान था जिसने दाग व्यवस्था और हुलिया व्यवस्था चलाई थी। एक क्वेश्चन और है, दाग व्यवस्था, हुलिया व्यवस्था। स्थायी सेना रखने वाला पहला बादशाह, नगद वेतन देने वाला पहला बादशाह, बाजार नियंत्रण करने वाला पहला बादशाह। ये 1296 में गद्दी पर बैठा था। इसने दाग प्रथा चलाई, घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी। इसका एक और था जो एक व्यक्ति था इसके उसमें दरबार में, मलिक काफूर। ये प्रश्न पूछा जाता है, मलिक काफूर इसका सेनापति था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपरों में। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बात खत्म हो गई, हौज खास की भी बात पूरी होगी। मित्रों आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। जो काम करते रहेंगे, जो रटते रहेंगे, जो रिवीजन करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखते जाइए। हौज खास हो गया। केशव चंद्र सेन ने एक पुस्तक लिखी, अखबार पत्र लिखा, उसका नाम था इंडियन मिरर। याद रखना है, इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं संवाद कौमुदी एक पुस्तक का नाम है, बहुत प्रसिद्ध है, लिख लेना, लाल पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेना। राजा राम मोहन राय ने लिखी थी संवाद कौमुदी। बता देते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ चीजें। और क्या लिखा था इन्होंने? राजा राम मोहन राय ने लिखा मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार।
इन्होंने स्थापित किया वेदांत कॉलेज। इन्होंने स्थापित किया वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज 1825 में स्थापित किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाज बनाया? ब्रह्म समाज 1828। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है सारे के सारे। इन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराया। सती प्रथा गैर कानूनी कराई। कब गैर कानूनी कराई? 1829 में। याद रखना 1829 में कौन सा अधिनियम था ये? याद रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। 17वां अधिनियम, 17वां नियम था ये। ऐसे लिखाता है कौन से नियम के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? कौन सा एक्ट था? हिंदू कॉलेज बनाया था इन्होंने। हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। हिंदू कॉलेज स्थापित किया था 1817 में। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अकबर द्वितीय ने, एक राजा था मुगल वंश का, अकबर सेकंड, उसने इन्हें राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि देकर इन्हें इंग्लैंड भेजा था। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये भी है इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट, लेकिन है ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। चलो मिटा देते हैं। ये सारी की सारी हमने बता दी राजा राम मोहन राय के बारे में। अब देख लीजिए और क्या बताना है आपको। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा मुगल बादशाह अकबर ने शुरू की थी। इसका संबंध किससे था? मनसबदारी का संबंध जो है सेना की व्यवस्था थी। मनसबदारी सेना की व्यवस्था थी। इसमें दो थी मनसबदारी में। मनसबदारी में क्या क्या था? एक तो जात था, जात, और एक सवार। ठीक है, जात का मतलब था हैसियत, हैसियत, और सवार का मतलब था घोड़ों की संख्या। मनसबदारी के दो अंग होते थे। ये पेपर में पूछे जाते रहते हैं। चलो बात खत्म हो गई। जात और सवार की प्रथा अकबर ने चलाई थी, जो मनसबदारी का अंग था। चलिए खत्म बात। अगली बात देख लीजिए। एक किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने लिखी इस किताब को। नाम लिखा हुआ है चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन को ही जैव विकास का सिद्धांत का जनक, इसी ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने ही जैव विकास का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने। बात खत्म। अगली बात करिए, ये किताब याद कर लेना। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का है। देख लीजिए ऑक्टोपस कौन से संघ का है? ये रहा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक संघ का नाम है, मोलस्का संघ का प्राणी है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का प्राणी है। एक यहाँ पर दिया है, ये दवा का नाम है क्लोरोमाइस्टीन। क्लोरोमाइस्टीन जो है एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे कहते हैं जीवाणुरोधी। जीवाणुरोधी अर्थात ये जीवाणुरोधी का मतलब ये ऐसी दवा है, ऐसे यौगिकों का समूह है जो शरीर में जीवाणुओं को मार देते हैं तथा रोगों को फैलने से रोक देते हैं। ये ऐसे जीवाणु हैं। ऐसे जीवाणुओं को रोकने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। बड़ा प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइस्टीन। एक एंटीबायोटिक है। देखिए संधारित्र किस लिए प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का प्रयोग किया जाता है वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या जानना है आपको इसके बारे में? और जानना है जब विद्युत आवेश चालक से गुजरता है तो चालक का ताप बढ़ जाता है। आप लिख लेना, जब विद्युत आवेश चालक से गुजरता है तो उसका उसका ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इसको चालक का ताप बढ़ जाता है। इससे विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, इससे विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में बदलती है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। इसी के आधार पर काम करता है हीटर। इसी के आधार पर काम करता है प्रेस। इसी के आधार पर काम करता है
हीटर हो गया रूम हीटर, और इसी के आधार पर काम करता है गीजर, याद रखना। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन कौन से यंत्र हैं जो घर में प्रयोग किए जाते हैं और जो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। कौन से सिद्धांत पर? जब विद्युत आवेश का प्रवाह चालक से गुजरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां से आगे बढ़िए रे, आगे बढ़िए रे, आगे बढ़िए भैया। आगे देख लीजिए, अगला सवाल आ गया क्लोरोमाइसिन। अच्छा, एसबीआई के बारे में बात आ गई है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देख लीजिए आप, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1 जनवरी 1949। देखिए एसबीआई की इस तरीके से स्थिति जाती है। एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ये आप याद रख लेना, बहुत आता है पेपरों में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी 1806 में हुई थी। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। पहले इसे बैंक ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता था, तो आप कंफ्यूज मत होना कि बैंक ऑफ कलकत्ता फिर बैंक ऑफ बंगाल, कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में। इसके बाद हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में। फिर हुई थी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। इन तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं। कौन से बैंक कहते हैं? प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों को कहा जाता है प्रेसिडेंसी बैंक। तो क्वेश्चन यही आता है, सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कब बना था? तो उत्तर होगा 1806 में बना था, नाम था बैंक ऑफ बंगाल। इन प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1821 में। 1821 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया, इन तीनों प्रेसिडेंसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, और 1 जनवरी 1949 को इसका नाम रख दिया गया एसबीआई, और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बात को ध्यान रखना है आपको। ये हो गई एसबीआई की, सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। ये सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का बैंक माना जाता है, बैंक माना जाता है ही ये। और क्या है, देखिए समवर्ती सूची कहां से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची क्या होती है? देखिए संविधान में एक है 7वीं सूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं, एक है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। जो संघ सूची है उस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाती है राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची है इस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार भी कानून बनाती है तथा राज्य सरकार भी कानून बनाती है, दोनों कानून बनाती है। पहली बात तो समझ लीजिए, यदि राज्य सरकार ने कानून बना रखा है इस सूची पर तो बाद में केंद्र सरकार बना देती है, तो इस पर फिर केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, राज्य सरकार का कानून खत्म हो जाएगा। इसमें है इस समय जो है 52 विषय, इसमें 52 विषय हैं। तो 52 विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो इनमें से कुछ मैं बता देता हूं कौन कौन से, जैसे परिवार नियोजन समवर्ती सूची मैं बता रहा हूं। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन पहला है। दूसरा है जनसंख्या, जनसंख्या भी समवर्ती सूची का ही है, जनसंख्या। और तीसरा है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और चौथा है राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग।
ये कुछ मैंने लिखवा दिए हैं जो जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार। ये समवर्ती सूची में इस समय 52 सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होती है? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, लिखा हुआ है 30 वर्ष विधान परिषद। ठीक है, बस लास्ट चीज समझ लीजिए, विधानमंडल, ये समझ लीजिए आप, विधानमंडल होता है राज्य में और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है विधानसभा, दूसरा अंग होता है विधान परिषद और जी तीसरा जो अंग है इसका तीसरा जो अंग है वो होता है राज्यपाल। तीसरा अंग क्या होता है? राज्यपाल। तो इसमें सदस्य बनने की आयु होती है 25 वर्ष न्यूनतम, इसमें सदस्य बनने की आयु होती है 30 वर्ष न्यूनतम। इसमें 5 वर्ष के लिए जाते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसमें 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं विधान परिषद में। ये भी क्वेश्चन आता है 6 वर्ष का चुनाव विधान परिषद में कितने वर्ष के लिए चुनाव होता है? परंतु विधान परिषद में हर 2 साल में चुनाव होता रहता है 1/3 सदस्यों का एक बार। सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, 6 राज्यों में हैं विधान परिषदें। इन 6 के नाम लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो पहला तो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, दूसरा कौन सा है? बिहार। तीसरा है कर्नाटक, ये बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत आता है। तीसरा है कर्नाटक। महाराष्ट्र तीसरा, चौथा है महाराष्ट्र। 5वां है तेलंगाना और 6वां है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में होते हैं, विधान परिषद में है 100 सदस्य, विधान परिषद में है 100 सदस्य। मित्रों, वीडियो खत्म हो गई। आपको हमारे प्रयास कैसे लगे जरूर लिखकर बताइएगा। जरूर शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और मैं दोबारा से कहता हूँ, अगर आप शेयर कर देंगे हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को, तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 400 हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा विजेताओं। जय हिंद। मिलते हैं कल।